तो आज हम बच्चों स्वागत है आपका इस क्लास में। मेरा नाम है वीरेंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन। आज हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो कि हमारे यहाँ बीए फाइनल में 5th सेम में कंपलसरी सब्जेक्ट है, और आज हम शुरू करते हैं पहले अध्याय से। तो पहला अध्याय है आर्थिक भूगोल की प्रकृति और उसका क्षेत्र। आर्थिक भूगोल जो है, आर्थिक भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनके जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे मज़दूर मज़दूरी करता है, किसान खेती करता है, रोड बनाने वाले लोग मज़दूरी करते हैं, और इंडस्ट्री जो हैं, खनन का जो कार्य है, लकड़ी इकट्ठे करने का जो काम है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, ये तमाम तरह की जो कार्य हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, उन सभी की ज्योग्राफी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी दो चीज़ों से मिलके बना है, जियो प्लस इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। अलग अलग साइंटिस्टों ने इसको अलग अलग कहा है। हंटिंगटन के अनुसार उन सभी प्रकार के भौतिक संसाधनों, क्रियाओं तथा मानव शक्तियों का वर्णन आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है, जो आजीविका प्रदान करने में सहायक होते हैं। अलेक्जेंडर के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य द्वारा संपदा के उत्पादन, आदान प्रदान और उपभोग से संबंधित क्रियाओं को भूतल पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है। और एक जो ज़रूरी बात, आप भूगोल के छात्र हो तो सबसे ज़रूरी बात ये है, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र के बीच जो विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन करना ज्योग्राफी के अंदर कोर यानी सेंटर पॉइंट रहता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र में हम निम्न क्वेश्चनों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि पहला, आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कब की जाती हैं, और आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं। इन तमाम तरह के सवालों का जवाब हम आर्थिक भूगोल में ढूंढने का प्रयास करते हैं। आर्थिक भूगोल वास्तव में भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। वैसे भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है। फिर है आगे आर्थिक भूगोल के ब्रांचेस। आर्थिक भूगोल की ब्रांचेज हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम एग्रीकल्चर से जितनी भी तरह के आर्थिक कार्य हैं, ठीक है, और उन सभी चीज़ों का एनालाइज करते हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम उन सभी उद्योग धंधों की व्यवस्था का और उनका ह्यूमन बॉडी पे जो इफ़ेक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर व्यापारिक केंद्रों, बंदरगाहों और ट्रेड्स को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधियाँ अब कौन कौन सी हैं? सिस्टेमेटिक मेथड है, क्रमबद्ध विधि है, प्रादेशिक विधि है, सैद्धांतिक विधि है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टेमेटिक विधि की। सिस्टेमेटिक विधि के अंतर्गत हम अलग अलग जो गुड्स हैं, अलग अलग जो मटेरियल्स हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे गेहूं का हमने एनालाइज कर लिया, चावल को हमने एनालाइज किया, कोयले को, लौह अयस्क को, यानी हम देखते हैं कि अलग अलग एक सब पार्ट को सिस्टमेटिकली अलग अलग किया और फिर उसका एनालाइज किया। फिर है रीजनल मेथड। रीजनल मेथड में क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया लेके एक और छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं और उसके अंदर जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। फिर है प्रिंसिपल मेथड।
प्रिंसिपल मेथड में क्या होता है, इस विधि के अध्ययन के लिए किसी भी वस्तु व प्रदेश की विशेषताओं एवं वितरण प्रतिरूप का कुछ पूर्व निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। सैद्धांतिक विधि में क्या होता है, हम कुछ सिद्धांत लेके चलते हैं और उस हिसाब से उस एरिया के इकोनॉमिक ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर है आर्थिक भूगोल एक डायनेमिक सब्जेक्ट कैसे है। डायनेमिक सब्जेक्ट वो होता है जो वक्त के साथ बदलता रहता है, जो स्टेबल नहीं रहता। जैसे जैसे आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आया है, उसी तरह आर्थिक जो भूगोल भी बदली है। अब 20 साल पहले मोबाइल का युग नहीं था, अब मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है। तो इकोनॉमिक अब आईटी सेक्टर्स में एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, जो बेस इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर वगैरह और खनन वगैरह, उनमें कमी आई है और जो टेक्नो सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसी तरह ओवर द टाइम जो आर्थिक क्रियाएं वो भी बदलती रहती हैं। तो जो हमारा आर्थिक भूगोल सब्जेक्ट है वो भी समय के साथ बदलता है। आर्थिक भूगोल जो है उसकी विभिन्न सोशल साइंस के साथ अच्छे संबंध है। जैसे आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र से बहुत गहरा संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि आर्थिक क्रियाओं को और आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन इसमें किया जाता है। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को एनालाइज किया जाता है। फिर है राजनीतिक शास्त्र। आर्थिक क्रियाओं जो हैं वो देश की राजनीति को प्रभावित करती हैं। विवादित जो मुद्दे हैं देशों के बीच, वो मुख्य रूप से आर्थिक विवाद होते हैं। जल को लेकर है, रिसोर्स को लेकर है। फिर है आर्थिक भूगोल और इतिहास। इतिहास में हम समय का अध्ययन करते हैं। समय के साथ जो बदलाव हुआ उसका रिकॉर्ड तैयार करना इतिहास का मुख्य कार्य रहता है। और इसमें आर्थिक भूगोल में हम देखते हैं कि भैया एक टाइम पीरियड में किसी एक जगह पे किस तरह की आर्थिक क्रियाएं होती थी, ओवर द टाइम उस एरिया में एक्टिविटीज़ टाइम के साथ कैसे चेंज हुई। जैसे कुछ टाइम पहले जहाँ पे खेत खलियान थे, अब वहाँ पे बड़े बड़े महानगर हैं। और समय के साथ जैसे जैसे घटनाक्रम बदलते रहते हैं, आर्थिक क्रियाएं भी बदलती रहती हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी मानव विज्ञान और आर्थिक भूगोल। और सारी आर्थिक क्रियाएं मानव के चारों तरफ होती हैं। मानव ही उन आर्थिक क्रियाओं को करता है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी और मानव विज्ञान में बहुत गहरा संबंध है। इम्पोर्टेंस अब है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आर्थिक भूगोल की। आर्थिक भूगोल की इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम जैसे कृषि है, कृषि के लिए भी आर्थिक भूगोल पर निर्भर हैं। आर्थिक भूगोल हमें बताता है कि कहाँ किस तरह की कृषि उत्पादन होते हैं, कहाँ पे चावल उगता है, कहाँ पे गेहूँ उगता है, कहाँ पे किस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं और किस तरह का क्लाइमेट, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं, ज़मीन पे डिपेंड करती हैं। तो उन सभी मुख्य पहलुओं और आर्थिक भूगोल कार्य का बहुत ज़्यादा योगदान है। उद्योग क्षेत्र, उद्योगों की लोकेशन, उद्योगों को कच्चे माल की अवेलेबिलिटी, उद्योगों के लिए सस्ते लेबर की अवेलेबिलिटी, ये सभी उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन होने के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे उद्योग विकसित हो रहे हैं। इसका कारण वहाँ का ज्योग्राफी है, वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। मज़दूरों के लिए भी महत्व है। मज़दूरों को ये पता लगेगा कि किस एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, मज़दूरों को वहाँ मज़दूर उस तरफ जाएंगे जो एरिया ज्योग्राफिकल एरिया इंडस्ट्रियल होगा, लेबर की जहाँ ज़रूरत होगी। इसी तरह मज़दूरों के लिए भी, व्यापारियों के लिए कैसे ज़रूरी है, व्यापारियों को दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक तो उनका जो माल है उसको मार्केट की ज़रूरत होती है। व्यापारी के पास जो माल है उसे एनालाइज करके ज्योग्राफी के हिसाब से वो देखता है कि कहाँ किस चीज़ की डिमांड अधिक है।
जिस तरह की डिमांड अधिक है वहाँ उस तरह के उद्योग धंधे विकसित हो जाते हैं। जैसे मेरठ में लकड़ी का सामान है, स्पोर्ट्स का सामान है, जालंधर में स्पोर्ट्स का सामान है। वहाँ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वहाँ के व्यापारियों ने उस तरह के उद्योग धंधों में अपने आप को इन्वॉल्व किया। राजनीति में भी इसका अहम योगदान है। ठीक है, देश की आर्थिक विकास को कैसे दूर किया जाए उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी का बहुत अहम योगदान है। रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है कि कैसे कृषि में, व्यापार में, उद्योग धंधों में नई समस्याएं हैं, उनके ऊपर रिसर्च करके उन समस्याओं को दूर किया जाए। प्लानिंग में, नियोजन में, प्लानिंग करते वक्त हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लो, चंडीगढ़ है, एक प्लांट सिटी है, या किसी भी एरिया की हम प्लानिंग करते हैं तो वहाँ देखते हैं हम कि वहाँ की सराउंडिंग कैसी है, वहाँ जो नया टाउन या कोई नई इंडस्ट्री स्थापित करेंगे तो वहाँ के कच्चा माल की अवेलेबिलिटी, लेबर की अवेलेबिलिटी, या अगर शहर स्थापित कर रहे हैं तो दूध की, अंडे की, मांस की, खाद्य पदार्थों की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखे ही प्लानिंग की जाती है। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा में भी इसका काफ़ी योगदान है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन से प्रत्येक देश अपनी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाता है और अपने उन संसाधनों की सुरक्षा में अपना आउटपुट देता है। फिर है पर्यटन क्षेत्र में महत्व। देश के पर्यटन स्थलों में भी आर्थिक भूगोल का योगदान है। जो पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पर उन लोगों का पर्यटन एक मुख्य व्यवसाय है आज के दौर में, और जिन लोगों ने इस बात को समझा है वहाँ उन्होंने अपने अपने उद्योग धंधे स्थापित किए हैं, छोटी छोटी दुकानें स्थापित की हैं, और पर्यटन में भी इसका खूब महत्व है। आर्थिक क्रियाएं जो उस एरिया के हैं जहाँ पे पर्यटन का महत्व है, जैसे हिमाचल ले लो, हिमाचल की इकोनॉमी मुख्यतः पर्यटन पे डिपेंड करती है। जनसंसाधन के लिए भी आर्थिक भूगोल का काफ़ी महत्व है, और प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके हम अच्छा अपने आप जीवन को बना लेते हैं। इसी के साथ आपका प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आप लोगों ने इतने धैर्य और आराम के साथ मेरे लेक्चर को सुना, मैं कृतज्ञ हूँ। और किसी भी तरह के सवाल हों आप कमेंट में सवाल डालें, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।